क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग इतने असाधारण क्यों होते हैं, जबकि बाकी सब उनके जैसी मेहनत करके भी उस ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाते? क्या आपने कभी बिल गेट्स, बीटल्स या माइकल जॉर्डन जैसे महान लोगों की सफलता देखकर यह सोचा है कि यह सिर्फ उनकी प्रतिभा का कमाल है? क्या कभी आपके मन में यह सवाल आया है कि सफलता के पीछे कोई छिपा हुआ राज होता है जो हमें आमतौर पर नहीं दिखता? आज हम एक ऐसी किताब की यात्रा पर निकलने वाले हैं जो आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल देगी और सफलता को एक नई रोशनी में देखने पर मजबूर करेगी। मैल्कम ग्लैडवेल की यह किताब आउटलायर्स हमें बताती है कि जो लोग इस दुनिया में सबसे ऊपर पहुंचते हैं वे अकेले नहीं पहुंचते। उनके पीछे एक पूरी दुनिया होती है जो हमें दिखाई नहीं देती। यह किताब हमें सिखाती है कि सफलता कोई व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, बल्कि यह परिस्थितियों, मौकों, संस्कृति और समय का एक जटिल संगम है। ग्लैडवेल ने इस किताब में उन लोगों की कहानियां इकट्ठा की हैं जो अपने समय के सबसे बड़े आउटलायर्स थे, यानी वो लोग जो सामान्य से बहुत आगे निकल गए, लेकिन उन्होंने जो खोजा वह चौंकाने वाला था। इन लोगों की सफलता में उनकी जन्म तिथि, उनके माता पिता का पेशा, उनके बचपन की परिस्थितियां और यहां तक कि उनके पूर्वजों की खेती करने की पद्धति तक का गहरा असर था। जब आप इस किताब को पढ़ते हैं तो आपको एहसास होता है कि हम जिसे प्रतिभा कहते हैं वह असल में तैयारी और अवसर का एक अनोखा मेल है। यह किताब आपको यह नहीं बताती कि आप महान नहीं बन सकते, यह आपको यह बताती है कि महानता के लिए किन शर्तों की जरूरत होती है और वो शर्तें कितनी गहरी और विचित्र होती हैं। तो आइए इस अद्भुत यात्रा पर साथ चलते हैं और सफलता के उन परतों को खोलते हैं जो आज तक छिपी हुई थी। कल्पना कीजिए कि आप एक माता पिता हैं और आपका बच्चा किसी खेल अकादमी में चुना गया है। आप सोचते हैं कि यह उसकी प्रतिभा का प्रमाण है, लेकिन असलियत कुछ और ही हो सकती है। ग्लैडवेल ने कनाडा के हॉकी खिलाड़ियों की एक बेहद रोचक सच्चाई उजागर की, जो पहली नजर में बेतुकी लगती है, लेकिन जब आप इसे समझते हैं तो यह आपका दिमाग हिला देती है। कनाडा में हॉकी के लिए जन्म वर्ष की कट ऑफ तारीख 1 जनवरी होती है, जिसका मतलब है कि जो बच्चे साल की शुरुआत में पैदा होते हैं वे उसी साल के अंत में पैदा होने वाले बच्चों से कई महीने बड़े होते हैं। ये कुछ महीनों का अंतर बचपन में बहुत बड़ा अंतर होता है। एक 10 साल का बच्चा जो जनवरी में पैदा हुआ है वह दिसंबर में पैदा हुए अपने साथी से कहीं ज्यादा शारीरिक रूप से विकसित होता है। जब कोच इन बच्चों को देखते हैं तो वे बड़े और शारीरिक रूप से मजबूत बच्चों को ज्यादा प्रतिभाशाली समझते हैं और उन्हें बेहतर टीमों में चुन लेते हैं। इन बेहतर टीमों में इन बच्चों को बेहतर कोचिंग मिलती है, ज्यादा अभ्यास के मौके मिलते हैं और उनका आत्मविश्वास भी बढ़ता है क्योंकि वे हमेशा बेहतर प्रदर्शन करते हैं। धीरे धीरे यह प्रारंभिक फायदा एक बड़े फायदे में तब्दील हो जाता है और वे बच्चे जो असल में सिर्फ कुछ महीने बड़े थे अब सच में बेहतर खिलाड़ी बन जाते हैं। इस घटना को ग्लैडवेल मैथ्यू इफेक्ट कहते हैं, बाइबल की उस पंक्ति से प्रेरित होकर जो कहती है कि जिनके पास है उन्हें और दिया जाएगा। यह सिद्धांत हमें बताता है कि शुरुआती फायदे कैसे खुद को और बड़ा करते जाते हैं और शुरुआती नुकसान कैसे खुद को और गहरा करते जाते हैं। यह देखकर मन में एक गहरी बेचैनी होती है। कितने प्रतिभाशाली बच्चे सिर्फ इसलिए पीछे रह गए होंगे क्योंकि वे साल के अंत में पैदा हुए थे। ग्लैडवेल इस सच्चाई को सिर्फ हॉकी तक सीमित नहीं रखते। यही पैटर्न उन्हें स्कूलों में, क्रिकेट में, फुटबॉल में और यहां तक कि एकेडमिक प्रदर्शन में भी नजर आता है। यह विचार हमें झकझोर देता है कि हम अक्सर सिस्टम की खामियों को प्रतिभा का नाम दे देते हैं और सच्चाई की आंखें मूंद लेते हैं। यह पहला सबक है इस किताब का। सफलता कभी कभी उस बीज से शुरू होती है जिसे आपने नहीं बोया, बल्कि जो आपके जन्म के साथ ही आपकी मिट्टी में था। अब हम उस सिद्धांत पर आते हैं जिसने पूरी दुनिया में एक क्रांति ला दी और जिसे आज लाखों लोग जानते हैं, 10,000 घंटे का नियम। ग्लैडवेल ने मनोवैज्ञानिक के एंडर्स एरिक्सन के शोध का हवाला देते हुए यह बताया कि किसी भी क्षेत्र में सच्ची महारत हासिल करने के लिए लगभग 10,000 घंटों का जानबूझकर गहरे ध्यान से किया गया अभ्यास जरूरी होता है। यह 10,000 घंटे कोई जादुई संख्या नहीं है, यह लगभग 10 साल की कड़ी मेहनत का प्रतीक है, जहां आप हर रोज 3 घंटे से ज्यादा किसी एक काम में डूबे रहते हैं।
लेकिन यहां सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 10,000 घंटे पूरे करना हर किसी के लिए समान रूप से संभव नहीं होता। इसके लिए जरूरी है कि आपको सही समय पर सही मौके मिले। बिल गेट्स की कहानी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। 1968 में जब वे सिर्फ 13 साल के थे, तब उनके स्कूल में एक कंप्यूटर टर्मिनल आया, जो उस जमाने में बेहद दुर्लभ था, क्योंकि उस वक्त पूरी दुनिया में मुश्किल से कुछ ही स्कूलों में कंप्यूटर थे। गेट्स रात को उठकर कंप्यूटर चलाते थे, छुपकर कोड लिखते थे, और जब तक वे हार्वर्ड पहुंचे तब तक उनके पास हजारों घंटों का कंप्यूटिंग अनुभव था, जो उनके समकालीनों में शायद ही किसी को था। द बीटल्स की कहानी भी उतनी ही रोचक है। 1960 से 1964 के बीच उन्होंने हैम्बर्ग के क्लबों में रात रात भर प्रदर्शन किया, कभी कभी एक रात में 8 घंटे, और उस दौरान उन्होंने 1200 से ज्यादा शो किए, जिससे वे एक दूसरे को और संगीत को इतनी गहराई से जान गए कि जब वे वापस लंदन आए तो वे एक अलग ही बैंड बन चुके थे। यह सुनकर मन में एक सवाल उठता है, क्या गेट्स बिना उस कंप्यूटर के और बीटल्स बिना उन हैम्बर्ग की रातों के वही बन पाते जो वे बने? शायद नहीं। और यही इस किताब की सबसे गहरी बात है। 10,000 घंटे का नियम हमें यह भी बताता है कि प्रतिभा एक शुरुआती बिंदु हो सकती है, लेकिन मंजिल तो अभ्यास ही तय करता है। हालांकि ग्लैडवेल यह भी स्पष्ट करते हैं कि केवल अभ्यास काफी नहीं है, अवसर का होना, सही समय का होना और सही परिवेश का होना उतना ही जरूरी है। जब आप किसी भी महान व्यक्ति की जिंदगी देखते हैं तो आपको 10,000 घंटे जरूर मिलते हैं, लेकिन उन घंटों को संभव बनाने वाली परिस्थितियां हमेशा उनसे पहले आती हैं। यह सोचकर दिल भारी हो जाता है कि कितने लोग 10,000 घंटे पूरे कर सकते थे अगर उन्हें भी वही मौके मिले होते जो गेट्स या बीटल्स को मिले। ग्लैडवेल हमें एक और चौंकाने वाला तथ्य बताते हैं। अमेरिका के सबसे धनी और प्रभावशाली लोगों में से 14 लोग एक बेहद छोटी सी समय खिड़की में पैदा हुए थे, जो 1831 से 1840 के बीच की थी। इस सूची में जॉन डी, रॉकफेलर, एंड्रयू कार्नेगी, जे.जी. गोल्ड और जे.पी. मॉर्गन जैसे नाम शामिल हैं। वो लोग जिन्होंने अमेरिकी अर्थव्यवस्था की नींव रखी। अगर आप सोचें कि यह महज एक संयोग है, तो ग्लैडवेल आपसे पूछते हैं, क्यों नहीं इस सूची में 1820 या 1850 में पैदा हुए लोग हैं? इसका जवाब यह है कि 1860 और 1870 के दशक में अमेरिका में एक ऐतिहासिक आर्थिक परिवर्तन आ रहा था। रेलवे का विस्तार हो रहा था, उद्योग का जन्म हो रहा था और पुरानी आर्थिक व्यवस्था टूट रही थी। जो लोग इस बदलाव के बिल्कुल सही समय पर जवान थे, यानी 1831 से 1840 के बीच पैदा हुए लोग, उन्हें इस महान परिवर्तन का सबसे ज्यादा फायदा मिला। ठीक इसी तरह सिलिकॉन वैली की बात करें तो बिल गेट्स 1955, स्टीव जॉब्स 1955, पॉल एलन 1953 और एरिक श्मिट 1955, ये सभी एक ही उम्र के आसपास के हैं और ये कोई इत्तेफाक नहीं है। 1975 में जब पर्सनल कंप्यूटिंग की क्रांति शुरू हुई, तब इन लोगों की उम्र 20 से 21 साल थी। न बहुत छोटे न बहुत बड़े, बिल्कुल सही उम्र में सही जगह पर खड़े थे। अगर गेट्स 1945 में पैदा होते तो वे इस क्रांति के लिए बहुत बड़े होते, और अगर वे 1965 में पैदा होते तो शायद किसी और ने उनसे पहले ही वो काम कर लिया होता जो उन्होंने किया। ये सोचकर एक अजीब सी सिहरन होती है। क्या हमारी सफलता भी हमारे जन्म के साल से तय होती है? क्या हम उस ऐतिहासिक लहर पर सवार हैं जो हमें आगे ले जा रही है, या हम किसी ऐसे समय में पैदा हुए जब कोई बड़ी लहर आने वाली है? ग्लैडवेल इस विचार से हमें यह समझाना चाहते हैं कि इतिहास की धारा में कब और कहां पैदा होना, यह भी सफलता का एक अदृश्य लेकिन बहुत शक्तिशाली कारक है। यह जानकर विनम्रता आती है कि हमारी सफलता केवल हमारी नहीं है, उसमें समय, स्थान और इतिहास का भी उतना ही हाथ है। हम सभी मानते हैं कि जितना ज्यादा IQ होगा उतनी ज्यादा सफलता होगी, लेकिन ग्लैडवेल इस धारणा को बड़ी बेरहमी से तोड़ते हैं। उन्होंने क्रिस लैंगन की कहानी बताई, जिनका IQ 195 से 210 के बीच है, यानी वे अब तक के सबसे बुद्धिमान लोगों में गिने जाते हैं, उनसे कहीं ज्यादा बुद्धिमान जितने आइंस्टीन थे। लेकिन क्या लैंगन एक महान वैज्ञानिक बने? क्या उन्होंने दुनिया को बदला?
नहीं, वे मिसौरी के एक खेत में काम करते हैं और अपने सिद्धांत खुद ही लिखते हैं, जिन्हें कोई बड़ा प्रकाशन स्वीकार नहीं करता। लैंगन का जीवन बेहद मुश्किल था। गरीब परिवार, शराबी सौतेले पिता और ऐसा माहौल जहां उनकी असाधारण बुद्धि को न कोई समझ सका, न कोई उसे सही दिशा दे सका। जब वे रीड कॉलेज में छात्रवृत्ति के लिए गए तो एक छोटी सी प्रशासनिक गलती ने उनकी छात्रवृत्ति रद्द कर दी और वे नहीं जानते थे कि इस सिस्टम से कैसे लड़ा जाए, कैसे सही लोगों से बात की जाए, कैसे अपनी बात मनवाई जाए। दूसरी तरफ रॉबर्ट ओपेनहाइमर की कहानी है, जिन्होंने एक बार अपने ट्यूटर को जहर देने की कोशिश की थी और फिर भी वे मैनहट्टन प्रोजेक्ट के मुखिया बने। फर्क यह था कि ओपेनहाइमर जानते थे कि सिस्टम से कैसे बात की जाए, कैसे खुद को प्रस्तुत किया जाए और कैसे ताकतवर लोगों के साथ संबंध बनाए जाए। ग्लैडवेल इसे प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस कहते हैं, वो व्यावहारिक बुद्धि जो आपको यह जानने देती है कि क्या कहना है, किससे कहना है और कब कहना है। यह प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस पढ़ाई से नहीं आती, ये परिवार, संस्कृति और सामाजिक माहौल से आती है। मध्यम वर्गीय और उच्च वर्गीय परिवारों में बच्चों को सिखाया जाता है कि कैसे अधिकारियों से बात करें, कैसे अपने अधिकार मांगें और कैसे दुनिया को अपने पक्ष में मोड़ें। गरीब परिवारों के बच्चे अक्सर इस प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस से वंचित रहते हैं, चाहे उनका आईक्यू कितना भी ऊंचा हो। यह पाठ हमें एक गहरी सच्चाई से रूबरू कराता है। बुद्धि एक दहलीज है, न कि सफलता की गारंटी। जो फ्लोम की कहानी उन कहानियों में से एक है जो आपको अंदर तक छू जाती है, क्योंकि यह एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिसे हर तरफ से नकारा गया, लेकिन जो अंततः दुनिया के सबसे महान वकीलों में से एक बना। फ्लोम एक यहूदी परिवार में पैदा हुए थे और 1940 और 1950 के दशक में न्यूयॉर्क के प्रतिष्ठित लॉ फर्म्स यहूदियों को नहीं लेते थे। यह उस समय की कड़वी सच्चाई थी। इसीलिए फ्लोम को छोटे, कम प्रतिष्ठित कामों से शुरुआत करनी पड़ी, जैसे कि हॉस्टाइल टेकओवर्स और मर्जर्स के मामले, जो उस समय बड़े लॉ फर्म्स की नजर में घटिया और अनैतिक काम माने जाते थे। लेकिन 1970 और 1980 के दशक में जब कॉर्पोरेट अमेरिका में टेकओवर्स और मर्जर्स की बाढ़ आई, तो अचानक यही काम सबसे जरूरी और मूल्यवान हो गया। फ्लोम के पास दशकों का अनुभव था इसी काम में, जबकि बड़े फर्म्स के वकील इसमें नए थे और फ्लोम अचानक एक लेजेंड बन गए। ये कहानी हमें बताती है कि कभी कभी जो रास्ता बंद लगता है वह असल में एक दूसरे बेहतर रास्ते की शुरुआत होती है। फ्लोम को यहूदी होने की वजह से जो दरवाजे बंद मिले, उन्होंने उन्हें मजबूर किया कि वे ऐसे काम करें जो बाद में उन्हें सबसे ऊपर पहुंचाए। ग्लैडवेल यहां ये भी बताते हैं कि यहूदी प्रवासियों की पीढ़ियों ने गारमेंट इंडस्ट्री में काम किया और इस काम ने उनमें एक खास बिजनेस एक्यूम और एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट पैदा की, जो आगे उनके बच्चों और पोते पोतियों के काम आई। हर पीढ़ी के काम का असर अगली पीढ़ी पर पड़ता है। यह एक ऐसी सच्चाई है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। फ्लोम की कहानी हमें सिखाती है कि नकार भी एक तरह का अवसर होता है, अगर आप उसे सही नजरिए से देख सकें। जो लोग आपको आज छोटा समझते हैं, वे कल आपके सबसे बड़े ग्राहक हो सकते हैं, बशर्ते आप उस छोटे रास्ते पर डटे रहें और उसे अपनी महारत का मैदान बना लें। अब हम एक ऐसी जगह की यात्रा करते हैं जो आपको शायद नक्शे पर भी मुश्किल से मिले। केंटकी के पहाड़ों में बसा एक छोटा सा कस्बा हार्लेन, जहां सैकड़ों सालों तक खून खराबे की संस्कृति चली आ रही थी। यहां के लोग कल्चर ऑफ ऑनर में जीते थे। जहां किसी ने आपकी बेइज्जती की तो आपको उसका बदला लेना ही था, नहीं तो आप पुरुष नहीं माने जाते। यह संस्कृति यहां के हर खानदान में, हर नस्ल में थी और यह इतनी गहरी जड़ों तक पहुंच चुकी थी कि पीढ़ियां बदल जाती थी, लेकिन यह हिंसा का चक्र नहीं बदलता था। ग्लैडवेल बताते हैं कि यह संस्कृति दरअसल इन लोगों के पूर्वजों से आई थी, जो स्कॉटलैंड और आयरलैंड के उन इलाकों से आए थे जहां जमीन की रखवाली और जानवरों को चुराने से बचाना एक जिंदगी और मौत का मामला था। उन्हें सीखना पड़ा था कि किसी भी छोटी सी चुनौती पर तुरंत और हिंसक प्रतिक्रिया दो, ताकि दुश्मन डरे और दोबारा आने से पहले सोचे। सदियां बीत गईं, अमेरिका में नई दुनिया बस गई, लेकिन वो पुरानी मानसिकता अभी भी उनके जीन्स में थी, उनके बच्चों के खेलने के तरीके में थी और उनके झगड़े सुलझाने के तरीके में थी।
इसका सबूत देते हुए ग्लैडवेल एक मनोवैज्ञानिक प्रयोग का जिक्र करते हैं, जिसमें नॉर्दर्न और सदर्न अमेरिकी छात्रों को जानबूझकर अपमानित किया गया। नॉर्दर्न छात्र हंसकर आगे बढ़ गए, जबकि साउदर्न छात्रों में तनाव के हार्मोन का स्तर तुरंत बढ़ गया और वे आक्रामक हो गए। यह प्रयोग बताता है कि संस्कृति केवल व्यवहार नहीं है, यह हमारे शरीर की रसायन शास्त्र को भी प्रभावित करती है। हार्लन की कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हम जो हैं उसमें हमारी संस्कृति और इतिहास का कितना गहरा हाथ है। हम अपने पूर्वजों के निर्णयों, उनके संघर्षों और उनकी गलतियों का बोझ लेकर चलते हैं, और कभी कभी यह बोझ हमें आगे बढ़ने से रोकता है बिना हमें पता चले। यह अध्याय आपको एक ऐसी जगह ले जाता है जहां आप शायद सोचे भी नहीं कि संस्कृति का असर होता है। एक हवाई जहाज का कॉकपिट। ग्लैडवेल ने कोरियन एयर की दुर्घटनाओं का विश्लेषण किया और एक चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई। कोरियन एयर का दुर्घटना दर उस समय दुनिया के सबसे खतरनाक एयरलाइनों में था, न इसलिए कि उनके पायलट अयोग्य थे, बल्कि इसलिए कि उनकी संस्कृति में जूनियर अधिकारी सीनियर अधिकारी को सीधे नहीं टोक सकते थे। कोरियन संस्कृति में सीनियर व्यक्ति का सम्मान करना इतना गहरा है कि जब फर्स्ट ऑफिसर देखता था कि कैप्टन कोई गलती कर रहा है, तो वह उसे सीधे नहीं कह सकता था। वह घुमावदार, धीमे शब्दों में इशारा करता था, जो अक्सर कैप्टन की समझ में नहीं आता था। इस मिटिगेटेड स्पीच की संस्कृति, यानी सीधे बात न कहकर नरम और अप्रत्यक्ष तरीके से कहने की आदत, ने कई बार प्लेन क्रैश का कारण बनी, जब कैप्टन ने को पायलट की चेतावनी को गंभीरता से नहीं लिया। ग्लैडवेल एक स्पेसिफिक क्रैश का विवरण देते हैं, जहां को पायलट ने कई बार संकेत दिया कि कुछ गलत हो रहा है, लेकिन उसके शब्द इतने नम्र और अप्रत्यक्ष थे कि कैप्टन ने उन्हें मामूली समझ लिया और वह विमान पहाड़ से टकरा गया। यह सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इतनी बड़ी त्रासदी का कारण था एक सांस्कृतिक आदत, एक ऐसी परंपरा जो हजारों सालों से चली आ रही थी। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। कोरियन एयर ने इससे सीखा और उन्होंने अपने पायलटों को इंग्लिश में कम्युनिकेट करना सिखाया, जो एक ऐसी भाषा है जिसमें डायरेक्टली और क्लियरली बात करना जरूरी होता है। इस एक बदलाव ने कोरियन एयर को दुनिया की सबसे सुरक्षित एयरलाइनों में से एक बना दिया। एक भाषा ने एक संस्कृति को बदला और एक संस्कृति ने जिंदगियां बचाई। यह पाठ हमें बताता है कि हमारी कल्चरल लेगेसीज, हमारे बोलने के तरीके, सम्मान करने के तरीके और अधिकार जताने के तरीके इतने गहरे होते हैं कि वे हमारे जीवन मृत्यु के फैसले तक तय कर सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि एशियाई में, खासकर चीनी, जापानी और कोरियाई छात्र गणित में इतने अच्छे क्यों होते हैं? ग्लैडवेल का जवाब आपको हैरान कर देगा। यह उनके पूर्वजों की धान की खेती में छिपा है। धान की खेती गेहूं या मक्के की खेती से बिल्कुल अलग है। इसमें साल भर दिन रात अविश्वसनीय सटीकता और मेहनत की जरूरत होती है। गेहूं के किसान ने जमीन जोती, बीज डाले और मौसम पर भरोसा किया, लेकिन धान का किसान हर पल अपने खेत को देखता था, पानी की गहराई नापता था, पौधों की जड़ों को जांचता था और हर छोटी छोटी बात पर ध्यान देता था। एक यूरोपीय किसान साल में शायद 1200 घंटे काम करता था, जबकि एक एशियाई धान का किसान 3000 घंटे से ज्यादा काम करता था, और यह काम बेहद जटिल, बेहद सतर्क और बेहद विस्तार उन्मुख था। इस संस्कृति ने एशियाई लोगों में एक खास मानसिकता पैदा की कि मेहनत और सटीकता से हर मुश्किल हल होती है, कि धैर्य और लगन जरूरी है और कि कोई भी काम ध्यान और देखभाल के बिना नहीं होता। ग्लैडवेल एक रोचक तथ्य बताते हैं। चीनी भाषा में संख्याएं अंग्रेजी की तुलना में कहीं ज्यादा तार्किक और आसान है। जहां अंग्रेजी में 11, 12, 13 अनियमित है, वहीं चीनी में यह 10-1, 10-2, 10-3 होता है, जो एक बच्चे को गणित की अवधारणाएं बहुत जल्दी सिखा देता है। लेकिन इससे भी बड़ा कारण है वह मानसिकता जो पीढ़ियों की धान की खेती ने बनाई। यह मानसिकता कि अगर तुम समझ नहीं पाए तो समस्या तुम्हारी मेहनत में है, समस्या में नहीं। इसीलिए एशियाई छात्र एक मुश्किल गणित की समस्या को तब तक छोड़ते नहीं जब तक हल ना हो जाए। यह उनकी कल्चरल लेगेसी है जो उनके पूर्वजों ने उन्हें दी है। यह जानकर दिल में एक गहरी श्रद्धा जागती है उन अनाम किसानों के लिए जिन्होंने सदियों तक खेतों में झुककर काम किया।
और अनजाने में अपनी अगली पीढ़ियों को सफलता का एक अनमोल उपहार दिया। अब तक की यात्रा में हमने देखा कि सफलता के पीछे कितने अदृश्य कारक होते हैं। जन्म की तारीख, परिवार की पृष्ठभूमि, संस्कृति और इतिहास। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि जो लोग इन परिस्थितियों में पैदा नहीं हुए उनके लिए कोई उम्मीद नहीं? यहां ग्लैडवेल एक अद्भुत उदाहरण देते हैं। किप एकेडमी, जो न्यूयॉर्क के साउथ ब्रॉन्क्स में एक ऐसी स्कूल है जो गरीब अफ्रीकी अमेरिकी और हिस्पैनिक बच्चों को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा देती है। किप एकेडमी में स्कूल का दिन बहुत लंबा होता है, सुबह 7:30 बजे से शाम 5 बजे तक, और कभी कभी सैटरडेज को भी स्कूल होती है। बच्चे यहां ज्यादा पढ़ते हैं, ज्यादा अभ्यास करते हैं और उन्हें वो 10,000 घंटे का अनुभव मिलता है जो उनके अमीर साथियों को उनके माहौल से मिलता है। ग्लैडवेल एक महत्वपूर्ण शोध का जिक्र करते हैं। गर्मियों की छुट्टियों में अमीर बच्चे किताबें पढ़ते हैं, लाइब्रेरीज जाते हैं और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहते हैं, जबकि गरीब बच्चे यह सब नहीं कर पाते। इसीलिए जब स्कूल फिर से शुरू होती है तो यह गैप बढ़ जाता है, न इसीलिए कि गरीब बच्चे कम इंटेलिजेंट हैं, बल्कि इसीलिए कि उन्हें वो अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती जो अमीर बच्चों को मिलती है। किप जैसी स्कूल्स यही गैप भरने की कोशिश करती है और वे काफी हद तक सफल भी होती हैं। किप के बच्चे जो गरीब घरों से आते हैं, वे अपनी उम्र के सबसे अमीर बच्चों के साथ कंपटीशन में खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें वो टाइम और अपॉर्चुनिटी दी गई जो उनके घर में नहीं थी। ये कहानी हमें एक उम्मीद देती है कि परिस्थितियां बदली जा सकती हैं, कि सिस्टम को फिक्स किया जा सकता है और कि अगर हम सही एनवायरनमेंट बनाएं तो हर बच्चे में वो पोटेंशियल है जो उसे महान बना सकता है। किप एकेडमी ग्लैडवेल के उस विजन का एक जीता जागता उदाहरण है जो कहता है कि आउटलायर्स को पैदा किया जा सकता है अगर हम उन्हें सही कंडीशंस दें। किताब के अंत की ओर जाते हुए ग्लैडवेल कुछ बेहद व्यक्तिगत और भावनात्मक साझा करते हैं। अपनी खुद की मां और नानी की कहानी, जो जमैका में पैदा हुई थी और जिनकी जिंदगी ने उन्हें बताया कि कैसे रंग, सौंदर्य और सामाजिक दर्जा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जमैका में एक जमाने में कलर हायरार्की बहुत स्पष्ट थी। जितना हल्का रंग उतना ऊंचा सामाजिक दर्जा। यह उपनिवेशवाद की विरासत थी जो कैरिबियन समाजों में गहरी जड़ें जमा चुकी थी। ग्लैडवेल की नानी जॉयस एक हल्के रंग की महिला थी और इस वजह से उन्हें कुछ ऐसे अवसर मिले जो गहरे रंग की महिलाओं को नहीं मिलते थे। यह एक दुखद सच्चाई थी जिसे ग्लैडवेल बड़ी ईमानदारी से स्वीकार करते हैं। ग्लैडवेल की मां को एक अच्छे स्कूल में पढ़ने का मौका मिला क्योंकि उनकी नानी को वो प्रिविलेज मिला था और इस एजुकेशन ने उनकी मां को इंग्लैंड जाने और वहां पढ़ने की क्षमता दी। ये देखिए, एक चेन ऑफ सर्कमस्टेंसेस है जो ग्लैडवेल की सफलता तक पहुंचती है और इसमें उनकी नानी का रंग भी शामिल है। एक ऐसी चीज जिसे हम नॉर्मली किसी की सफलता के कारण में नहीं गिनते। ग्लैडवेल यहां बड़ी हिम्मत से यह कहते हैं कि उनकी अपनी सफलता उनकी अकेली मेहनत का नतीजा नहीं है। उसमें उनके पूर्वजों की किस्मत, उनकी परिस्थितियां और इतिहास का भी हाथ है। यह स्वीकारोक्ति बेहद ताजगी देने वाली है उस दुनिया में जहां हर सफल व्यक्ति यही कहता है कि मैंने खुद को बनाया है। इस कहानी का सबसे गहरा संदेश यह है कि हम सभी किसी न किसी प्रिविलेज पर खड़े हैं और जब तक हम इसे न पहचानें और न स्वीकारें तब तक हम दूसरों की मुश्किलों को नहीं समझ सकते और न ही एक ज्यादा न्यायसंगत दुनिया बना सकते हैं। यह एक विनम्र और साहसी बात है जो बहुत कम लोग कहने की हिम्मत जुटाते हैं। मैल्कम ग्लैडवेल खुद एक आउटलायर है, एक ऐसे लेखक जिन्होंने जर्नलिज्म और स्टोरी टेलिंग को साइंस के साथ इस तरह जोड़ा कि मिलियंस लोगों ने दुनिया को नई आंखों से देखना शुरू किया। लेकिन उनकी सफलता भी अचानक नहीं आई। द न्यूयॉर्कर में उन्होंने वर्षों तक लिखा, हर कहानी को तराशा और वो 10,000 घंटे पूरे किए जो किसी भी महान लेखक के लिए जरूरी होते हैं। आउटलायर्स उनकी उस गहरी जिज्ञासा का नतीजा है जो उन्हें हमेशा यह सोचने पर मजबूर करती है कि जो दिखता है वह पूरी सच्चाई नहीं होती। उन्होंने यह किताब लिखने के लिए जो शोध किया वह बेहद विस्तृत और मल्टीडिसिप्लिनरी था। उन्होंने सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और एंथ्रोपोलॉजी सभी को एक साथ देखा। उनकी लेखनी की सबसे बड़ी खूबी यह है
कि वे जटिल विचारों को एक ऐसी कहानी में बदल देते हैं जो आपको किताब बंद नहीं करने देती। ग्लैडवेल का यह मानना है कि हम जो सक्सेस स्टोरीज सुनाते और सुनते हैं वे अधूरी हैं, क्योंकि उनमें वो सारे छिपे हुए फायदे नहीं बताए जाते जो उस सफलता को संभव बनाते हैं। वे चाहते हैं कि हम एक ज्यादा ईमानदार और समावेशी नैरेटिव बनाएं, एक ऐसी कहानी जहां सफलता का श्रेय सिर्फ व्यक्ति को नहीं बल्कि उस पूरी व्यवस्था को दिया जाए जिसने उसे संभव बनाया। यह पर्सपेक्टिव देखकर मन में यह विचार आता है कि अगर हम सच में समझें कि सफलता कहां से आती है, तो हम एक ऐसी दुनिया बना सकते हैं जहां ज्यादा लोगों को वो कंडीशंस मिले जो उन्हें आउटलायर बनाए। ग्लैडवेल यह नहीं कह रहे कि मेहनत जरूरी नहीं, वे कह रहे हैं कि मेहनत को फलने फूलने के लिए सही जमीन, सही पानी और सही धूप चाहिए। आउटलायर्स में एक और बेहद दिलचस्प विचार है जिसे ग्लैडवेल डेमोग्राफिक लक कहते हैं, यानी आपकी पीढ़ी कितनी बड़ी थी और उसका आपकी सफलता पर क्या असर पड़ा। अमेरिका में बेबी बूमर्स वो पीढ़ी थी जो 1946 से 1964 के बीच पैदा हुई। यह एक बहुत बड़ी पीढ़ी थी और इसका नतीजा यह था कि इस पीढ़ी को हर जगह भयंकर कंपटीशन का सामना करना पड़ा। स्कूलों में ज्यादा बच्चे थे, नौकरियों में ज्यादा कंपेटिटर्स थे और हर मंजिल पर ज्यादा लोग एक ही दरवाजे पर दस्तक दे रहे थे। इसके उलट जो लोग 1970 के करीब पैदा हुए, यानी बेबी बस्ट की पीढ़ी, उन्हें कम कंपटीशन मिला, ज्यादा अवसर मिले और वे अपेक्षाकृत आसानी से ऊपर उठे। यह सुनकर लगता है जैसे जिंदगी एक लॉटरी है। आप किस साल पैदा हुए, यह आपके जीवन के रास्तों को कितना प्रभावित करता है। लेकिन ग्लैडवेल का नजरिया यह है कि यह सब जानकर हम ज्यादा समझदार बन सकते हैं। हम सिस्टम को ऐसा बना सकते हैं जहां डेमोग्राफिक लक का असर कम हो। उन्होंने यह भी बताया कि कुछ देश जैसे कि दक्षिण कोरिया ने अपने एजुकेशनल और इकोनॉमिक सिस्टम्स को इस तरह बनाया कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को अवसर मिले, न कि सिर्फ उन्हें जो सही समय पर पैदा हुए। डेमोग्राफिक लक का कॉन्सेप्ट हमें यह भी सिखाता है कि जब आप किसी के स्ट्रगल को जज करें तो पहले यह देखें कि वह किस पीढ़ी में, किस समय में और किन परिस्थितियों में पैदा हुआ था। हो सकता है कि जो आपको आलस्य लग रहा हो वह दरअसल एक ऐसे व्यक्ति की थकान हो जो एक पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहा है जबकि दूसरों को लिफ्ट मिली हुई है। इस गहरे समझ के बिना हम एक दूसरे के प्रति न्यायपूर्ण नहीं हो सकते। हमारे समाज में एक बड़ी विडंबना है। हम सफल लोगों की कहानियां सुनाते समय उनके संघर्ष और मेहनत पर तो जोर देते हैं, लेकिन उन छिपे हुए फायदों को सुविधाजनक रूप से भूल जाते हैं जिन्होंने उनकी सफलता को संभव बनाया। हम बिल गेट्स की कहानी में उनकी मेहनत और विजन देखते हैं, लेकिन यह नहीं बताते कि उनके अमीर माता पिता ने उन्हें एक ऐसे स्कूल में भेजा था जहां 1968 में एक कंप्यूटर टर्मिनल था, जो उस जमाने में एक असाधारण प्रिविलेज था। हम बीटल्स की कहानी में उनके टैलेंट और क्रिएटिविटी की बात करते हैं, लेकिन यह नहीं बताते कि उन्हें हम्बुर्ग में हजारों घंटे प्रैक्टिस करने का मौका मिला, जो ज्यादातर बैंड्स को कभी नहीं मिलता। हम आउटलायर्स की पूजा करते हैं, उन्हें एक अलग ही नस्ल का इंसान मानते हैं और इस प्रक्रिया में हम अपने आप को यह समझा लेते हैं कि हम इसीलिए उनकी तरह नहीं हैं, क्योंकि हम में वो प्रतिभा नहीं है। लेकिन ग्लैडवेल हमें बताते हैं कि यह नैरेटिव न केवल गलत है बल्कि यह खतरनाक भी है, क्योंकि इससे हम उन सिस्टेमिक प्रॉब्लम्स को देखने से बचते हैं जिन्हें हमें फिक्स करने की जरूरत है। अगर हम मानते रहे कि बिल गेट्स इसलिए महान हैं क्योंकि वे एक अलग किस्म के इंसान हैं, तो हम यह नहीं पूछेंगे कि हम और कितने बिल गेट्स पैदा कर सकते हैं अगर हम ज्यादा बच्चों को सही अपॉर्चुनिटीज दें। जब तक हम सफलता की पूरी और ईमानदार कहानी नहीं सुनाते, तब तक हम एक ऐसा समाज बनाते रहेंगे जो कुछ लोगों को उड़ने के पंख देता है और बाकी सबको जमीन पर छोड़ देता है। यह एक सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारी है कि हम सफलता को उसकी पूरी जटिलता के साथ देखें और समझें। आउटलायर्स यह जिम्मेदारी हमारे कंधों पर रखती है और कहती है कि अगर आप सच में चाहते हैं कि दुनिया बेहतर हो तो पहले सच देखना सीखो। आउटलायर्स पढ़ते पढ़ते एक सवाल मन में उठता है जो बहुत जरूरी है। क्या इसका मतलब यह है कि मेहनत बेकार है? क्या हम सब अपनी किस्मत और परिस्थितियों के हाथ की कठपुतली हैं? ग्लैडवेल का जवाब एक गहरा और संतुलित जवाब है। नहीं, मेहनत बेकार नहीं है,
लेकिन मेहनत अकेले काफी नहीं है। यह किताब हमें यह नहीं बताती कि हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाओ और किस्मत का इंतजार करो। यह हमें बताती है कि जब अवसर आए तो तैयार रहो, और जब अवसर नहीं है तो उसे बनाने की कोशिश करो। 10,000 घंटे का नियम यह नहीं कहता कि सिर्फ घंटे भरो। यह कहता है कि डिलिबरेट प्रैक्टिस करो, यानी ऐसा अभ्यास जो आपकी कमजोरियों को पहचाने और उन्हें ठीक करे। और यह डिलिबरेट प्रैक्टिस तभी हो सकती है जब आपके पास एक मेंटर हो, एक एनकरेजिंग एनवायरनमेंट हो और वो रिसोर्सेज हो जो आपको सही डायरेक्शन में ले जाए। ग्लैडवेल हमें यह भी बताते हैं कि आउटलायर्स अपने अपॉर्चुनिटीज को रिकॉग्नाइज करते हैं। वे उस मोमेंट को पहचानते हैं जो शायद बाकी लोग नजरअंदाज कर दें। बिल गेट्स के स्कूल में कई बच्चे थे, लेकिन सिर्फ गेट्स ने उस कंप्यूटर टर्मिनल के सामने वो घंटे बिताए। इसलिए नहीं कि बाकी बच्चे उनसे कम इंटेलिजेंट थे, बल्कि इसलिए कि गेट्स में वो क्यूरियोसिटी और पैशन था जिसने उन्हें वहां खींचा। तो मेहनत और अवसर का ये खेल दोनों तरफ से खेला जाता है। समाज की जिम्मेदारी है कि वह ज्यादा अवसर बनाए, और व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वह उन अवसरों के लिए तैयार रहे। यह एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है जिसे तोड़कर आप न सफलता को समझ सकते हैं, न उसे हासिल कर सकते हैं। इस बैलेंस को समझना ही आउटलायर्स का सबसे बड़ा तोहफा है। ग्लैडवेल हमें ल्यूइस टर्मन की कहानी बताते हैं, जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक मनोवैज्ञानिक थे और जिन्होंने 1920 के दशक में कैलिफोर्निया के सबसे ब्रिलियंट बच्चों को आइडेंटिफाई करने का एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट शुरू किया था। उन्होंने हजारों बच्चों का आईक्यू टेस्ट किया और उनमें से 1470 सबसे ज्यादा आईक्यू वाले बच्चों को चुना। इन्हें टर्माइट्स कहा गया। टर्मैन को पूरा विश्वास था कि ये बच्चे बड़े होकर अमेरिका की शान बनेंगे, नोबेल प्राइज विनर्स, सेनेटर्स, साइंटिस्ट्स, और उन्होंने इन बच्चों को दशकों तक फॉलो किया। लेकिन नतीजा क्या था? ज्यादातर टर्माइट्स एक औसत और सम्मानजनक जीवन जिए। वे डॉक्टर्स, लॉयर्स और प्रोफेसर्स बने, लेकिन उनमें से किसी ने नोबेल प्राइज नहीं जीता, किसी ने अमेरिका को नहीं बदला। और सबसे विचित्र बात यह थी कि उन बच्चों में से कुछ जिन्हें टर्मान ने रिजेक्ट किया था, उनके आईक्यू टेस्ट में कट ऑफ से थोड़ा नीचे थे, वे आगे चलकर नोबेल लॉरिएट बने। विलियम शॉकली और लुइस अल्वारेज दोनों ने नोबेल प्राइज जीते, लेकिन दोनों को टर्मन ने अपनी लिस्ट में इंक्लूड नहीं किया था। यह सुनकर एक गहरी हंसी और एक गहरी उदासी दोनों एक साथ आती है। हम जिस चीज को मेजर करने की कोशिश करते हैं वह हमेशा पूरी तस्वीर नहीं देती। आईक्यू एक थ्रेशोल्ड तक जरूरी है। एक बार जब आप उस थ्रेशोल्ड को पार कर लें तो उसके बाद यह मायने नहीं रखता कि आपका आईक्यू 130 है या 160। उसके बाद जो मायने रखता है वह है आपकी क्रिएटिविटी, आपकी प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, आपकी सोशल स्किल्स और वो अपॉर्चुनिटीज जो आपको मिली है। टर्मान की स्टोरी एक रिमाइंडर है कि ह्यूमन पोटेंशियल को किसी एक नंबर में नहीं बांधा जा सकता, और जो इंस्टीट्यूशंस ये कोशिश करते हैं वे अक्सर गलत लोगों को आगे बढ़ाते हैं और सही लोगों को पीछे छोड़ देते हैं। आउटलायर्स में एक बेहद महत्वपूर्ण विचार है जिसे हम अक्सर ओवरलुक कर देते हैं, मीनिंगफुल वर्क का महत्व। ग्लेडवेल बताते हैं कि जो लोग सच में महान बनते हैं वे ऐसा काम करते हैं जो उन्हें गहरे स्तर पर संतुष्टि देता है, जिसमें ऑटोनॉमी हो, कॉम्प्लेक्सिटी हो और एफर्ट और रिवॉर्ड के बीच एक क्लियर रिलेशनशिप हो। उन्होंने गारमेंट इंडस्ट्री के यहूदी प्रवासियों का उदाहरण दिया। ये लोग अपने काम के हर पहलू को कंट्रोल करते थे। उन्हें पता था कि अगर वे ज्यादा मेहनत करेंगे तो उन्हें ज्यादा पैसा मिलेगा और वे अपनी क्रिएटिविटी को काम में लगा सकते थे। इस मीनिंगफुल वर्क ने उनमें एक ऐसी वर्क एथिक पैदा की जो उनके बच्चों और पोते पोतियों में भी चली गई। जब ग्लैडवेल कहते हैं कि मीनिंगफुल वर्क का मतलब है ऑटोनॉमी, कॉम्प्लेक्सिटी और एफर्ट रिवॉर्ड रिलेशनशिप, तो यह एक बेहद प्रैक्टिकल इंसाइट है जो हमें यह समझने में मदद करती है कि कुछ काम हमें एनर्जाइज क्यों करते हैं और कुछ हमें ड्रेन क्यों करते हैं। अगर आपका काम मीनिंगलेस है, अगर आपको लगता है कि आप एक पुर्जे की तरह काम कर रहे हैं जिसका कोई असर नहीं पड़ता, तो चाहे आप कितनी भी मेहनत करें, आप वो पैशन नहीं पाएंगे जो 10,000 घंटे को संभव बनाता है। यही कारण है कि इमिग्रेंट कम्युनिटीज अक्सर ज्यादा सक्सेसफुल होती हैं। उन्होंने ऐसे काम चुने जहां उनकी मेहनत सीधे उनके जीवन को बेहतर बनाती थी,
जहां वे अपने बॉस खुद थे और जहां उनकी कड़ी मेहनत का फल वे खुद देख सकते थे। ग्लेडवेल हमें यह भी रिमाइंड कराते हैं कि मीनिंगफुल वर्क एक प्रिविलेज है जो हर किसी को नहीं मिलती, और जब यह नहीं मिलती तो हम उस फुल पोटेंशियल तक नहीं पहुंच सकते जो हमारे अंदर है। इसलिए अगर आप एक आउटलायर बनना चाहते हैं तो पहले वो काम खोजें जो आपको डीप सेटिस्फैक्शन देता हो, और फिर उसमें वो 10,000 घंटे लगाएं। इस किताब के सबसे गहरे विचारों में से एक है कल्चरल लेगेसी। वो विचार कि हम अपने पूर्वजों से सिर्फ जीन्स और रंग नहीं लेते, बल्कि उनकी सोचने की पद्धति, उनके काम करने के तरीके और उनके मूल्य भी लेते हैं। ये एक बेहद अनकंफर्टेबल सच्चाई है, क्योंकि इसका मतलब है कि हम उन चीजों से प्रभावित होते हैं जिन्हें हमने खुद कभी अनुभव नहीं किया, ऐसे निर्णयों से जो सैकड़ों साल पहले किसी अनजान पूर्वज ने लिए थे। ग्लैडवेल ने कोरियन एयर की कहानी में दिखाया कि कन्फ्यूशन कल्चर का, जहां अथॉरिटी का सम्मान सर्वोपरि है, पायलटों के कॉकपिट कम्युनिकेशन पर कितना गहरा असर था। उन्होंने धान की खेती की कहानी में दिखाया कि कैसे सदियों की एक खेती पद्धति ने एशियाई लोगों में परसिस्टेंस और प्रिसीजन का एक कल्चरल डीएनए तैयार किया। और उन्होंने हार्लेन, केंटकी की कहानी में दिखाया कि कैसे स्कॉटलैंड के हाईलैंड्स की एक पुरानी कल्चर ऑफ ऑनर अमेरिका के पहाड़ी इलाकों में सदियों बाद भी जिंदा थी। यह सब जानकर मन में एक गहरी जिज्ञासा जागती है, हम खुद किन कल्चरल लेगेसीज का बोझ या वरदान उठाए चल रहे हैं? हमारे पूर्वजों ने किन परिस्थितियों में काम किया, किन मूल्यों के लिए लड़े और किन आदतों को जीवन का हिस्सा बनाया, और उसका असर आज हमारे सोचने, बोलने और काम करने के तरीके पर कैसे पड़ रहा है? यह प्रश्न बेहद व्यक्तिगत है और इसका जवाब हर किसी के लिए अलग है। लेकिन ग्लैडवेल का संदेश यह है कि इन लेगेसीज को पहचानना जरूरी है, क्योंकि जो लेगेसीज हमें आगे ले जाती हैं उन्हें हम और मजबूत कर सकते हैं, और जो हमें पीछे रोकती हैं उनसे हम कॉन्शियसली मुक्त होने की कोशिश कर सकते हैं। यह सेल्फ अवेयरनेस ही वो पहला कदम है जो एक ऑर्डिनरी इंसान को एक आउटलायर बनाने की दिशा में ले जाता है। और अब हम इस अद्भुत यात्रा के अंत में आ पहुंचे हैं, एक ऐसी यात्रा जिसने हमें सफलता, प्रतिभा, अवसर और इतिहास के उन अनदेखे धागों से परिचित कराया जो हमारी जिंदगियों को बुनते हैं। मैल्कम ग्लैडवेल की आउटलायर्स हमें एक नया सवाल देती है। अगर आउटलायर्स सिर्फ अपनी प्रतिभा की वजह से महान नहीं बनते, तो हम एक ऐसी दुनिया क्यों नहीं बना सकते जहां ज्यादा से ज्यादा लोगों को वो कंडीशंस मिले जो ग्रेटनेस को पॉसिबल बनाती है? अगर बिल गेट्स को 1968 में एक कंप्यूटर मिल सकता था, तो क्या हम आज हर बच्चे को वो टेक्नोलॉजी दे सकते हैं जो उन्हें अगले बिल गेट्स बनने का मौका दे? अगर केआईप एकेडमी के बच्चे ज्यादा स्कूल आवर्स और डेडिकेटेड टीचिंग से महान बन सकते हैं, तो क्या हम पूरे एजुकेशनल सिस्टम को ऐसा नहीं बना सकते? यह किताब हमें निराश नहीं करती, यह हमें एक विजन देती है, एक ऐसी दुनिया का विजन जहां हर व्यक्ति की पोटेंशियल को उसकी जन्म की तारीख, उसके माता पिता की इनकम या उसके पूर्वजों की खेती की पद्धति तय नहीं करती। अपनी खुद की जिंदगी में भी जब आप आज के बाद किसी सफल व्यक्ति को देखें, तो उनकी प्रतिभा की पूजा करने से पहले एक पल रुककर सोचें, उन्हें कौन से हिडन एडवांटेजेस मिले, किन सर्कमस्टेंसेस ने उन्हें यहां तक पहुंचाया, और साथ ही अपनी खुद की जिंदगी में भी देखें, आपको कौन से एडवांटेजेस मिले हैं जिन्हें आप पहचान नहीं पाए, और कौन से डिसएडवांटेजेस हैं जिन्हें आप अपनी कमजोरी मानते हैं, लेकिन जो दरअसल सिस्टम की कमजोरी है। आउटलायर्स का अंतिम और सबसे शक्तिशाली संदेश यह है, सफलता कभी अकेले नहीं आती, वह हमेशा एक समुदाय, एक इतिहास और एक सही समय के कंधों पर सवार होकर आती है। और जब तक हम यह नहीं समझेंगे, तब तक हम न अपनी सफलताओं का सही जश्न मना पाएंगे, न दूसरों की मुश्किलों को सही से समझ पाएंगे। इस एहसास के साथ जीना कि हम सब एक दूसरे के कंधों पर खड़े हैं, यही वो ज्ञान है जो हमें एक बेहतर इंसान और एक बेहतर समाज बनाने की दिशा में ले जाता है। जैसे ही हम इस यात्रा को समाप्त करते हैं, मैं चाहता हूं कि आप एक पल के लिए आंखें बंद करें और अपनी जिंदगी की उस सबसे बड़ी सफलता के बारे में सोचें जो आपने हासिल की है या जो आप हासिल करना चाहते हैं। अब सोचें, उस सफलता के पीछे सिर्फ आप नहीं हैं, उसके पीछे आपके माता पिता हैं,
जिन्होंने आपको पाला पोसा, आपके टीचर्स हैं जिन्होंने आपको सिखाया, वो दोस्त हैं जिन्होंने आपको एनकरेज किया, वो परिस्थितियां हैं जिन्होंने आपको सही मौका दिया, और वो इतिहास है जिसने आपको उस जगह और उस समय में रखा जहां आप आज हैं। यह सोचना आपको कमजोर नहीं बनाता, यह सोचना आपको विनम्र बनाता है, और विनम्रता ही वो पहली सीढ़ी है जो आपको आगे के महान काम करने की क्षमता देती है। मैल्कम ग्लैडवेल ने आउटलायर्स में जो सबसे बड़ा उपहार दिया है वह यह नहीं है कि उन्होंने हमें बिल गेट्स या बीटल्स की कहानी बताई, वह यह है कि उन्होंने हमें खुद अपनी कहानी को नई आंखों से देखने का तरीका दिया। अगर आप आज किसी मुश्किल में हैं, किसी ऐसी जगह पर खड़े हैं जहां से आगे का रास्ता नहीं दिखता, तो याद रखें, हो सकता है कि आपकी कंडीशंस अभी सही नहीं है, लेकिन कंडीशंस बदल सकती हैं और आप उन्हें बदलने में भी हाथ बटा सकते हैं। और अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के जीवन में हैं जो किसी के फ्यूचर को शेप कर सकता है, एक पेरेंट, एक टीचर, एक मेंटर, तो जान लीजिए कि आपके पास एक असाधारण शक्ति है। आप किसी के 10,000 घंटे को पॉसिबल बना सकते हैं। आप किसी को वो कंप्यूटर दे सकते हैं जो उनकी जिंदगी बदल दे। सफलता एक अकेली आग नहीं होती, वह एक ऐसी लौ होती है जो एक लौ से दूसरी लौ तक पहुंचती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक, एक इंसान से दूसरे इंसान तक। और शायद यही आउटलायर्स का सबसे गहरा और सबसे सुंदर संदेश है कि हम सब एक दूसरे के आउटलायर बनने की संभावना है, अगर हम एक दूसरे के लिए सही कंडीशंस बनाएं।